एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2016 में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने 10 पॉइंटर्स दिए थे, उसकी बातचीत की थी, है ना। वहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को अगर है तो एक बार बताइए। जो बाकी बच्चे कल क्लास में नहीं थे, जो एकदम आज दिखाई दिए हैं, प्रकट हुए होंगे कहीं से, ठीक है, तो उन लोगों ने कल की क्लास देखी है? ऐसे कौन कौन है जो कल क्लास में नहीं थे लेकिन क्लास देख करके आई हैं? तुम तो क्लास में थी ना, तो तुम्हें तो क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब जो क्लास में है उससे फर्क क्या पड़ता है, ये कह रहा हूं मैं तुम्हें, मतलब सबको ही, ठीक है ना। चलिए, ऑनलाइन क्यों अवेलेबल नहीं है क्लास? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, ये तो इसी बहाने आप सब क्लास में आते होंगे, है ना। हाँ ठीक है, तो उसके बाद हमने फिर 2-3 सवालों पर डिस्कशन किया था, तो मैंने शायद 2 सवाल लिखाए थे। हाँ, तो एक बार उसके बारे में बताइए, किस किस ने क्या क्या उसके अंदर लिखा है, क्या क्या आप लोगों ने किया है, क्या लिखते हुए समस्या आई, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट टोटल मेंस का काम है, ये प्रीलिम्स का सब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें केवल और केवल आंसर राइटिंग करनी है। नॉर्मली 1 या 2 सवाल आता है, तो अच्छी आंसर राइटिंग से, बहुत छोटा सिलेबस है, उसके थ्रू आप बहुत अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। मतलब मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एक नंबर, तो अगर कोई आराम से 15-20 नंबर का सवाल है जिसमें से आपको 9-10 तक नंबर मिल जाते हो, क्या बुराई है। पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह में नॉर्मली इतने नंबर नहीं मिलते हैं, 20 नंबर का सवाल है तो 5-6, कोई बहुत अच्छा होगा तो 7 नंबर दे देता है, ऐसा होता है, ठीक है। डीएम हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, इस सब में नंबर लेना आसान है, कम पढ़ करके नंबर लेना आसान है, इसलिए मैंने बोला। कौन कौन लिख करके लाया आंसर? ठीक है, बहुत अच्छा। किस किस ने जाकर के सोचा कि बैठे लिखा जाए और कुछ ड्राफ्टिंग करने की कोशिश की? 1 2 3, ठीक है। किस किस को टाइम मिला ही नहीं एकदम? हाँ, जिनके पास जहर खा, तुम क्या दोनों बातें कह रहे हो? कहाँ है पहला वाला? तो बोलो ना कि एक किया है मैंने, मैं ताली बजाऊंगा तुम्हारे लिए भी। किसी और ने भी किया एक क्वेश्चन? चलो ताली बजाओ उसके लिए सब लोग, ठीक है। मतलब एटलीस्ट ही विल ही ट्राइड, है ना। आप लोगों ने तो सोचा ही नहीं कि करना चाहिए, ठीक है, तो अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। तो अगर इसका आंसर अपने को लिखना है, जो हमने 2 क्वेश्चंस पे डिस्कस, क्योंकि सच में फिर से कह रहा हूं मैं, सारा खेल ये आंसर राइटिंग का है, मैं कितना भी लेक्चर दे दूंगा, मटेरियल दे दूंगा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर वो नील बटे सन्नाटा है, ठीक है ना। हाँ, टू बी वेरी ट्रू, ठीक है। तो क्या क्या आंसर लिखा जाए? पहला सवाल था भारत का भूगोल। अच्छा, तुम भी अलबेले हो, ठीक है। तो जो भी एक सवाल है ये, भारत का भूगोल किस प्रकार विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, दैट मीन्स इंडियन ज्योग्राफी जो है वो किस तरीके से डिजास्टर्स के लिए सेंसिटिव है या वल्नरेबल है, ठीक है। यानी कि इजीली यहां पर डिजास्टर आने की चांसेस हैं ड्यू टू ज्योग्राफी, ठीक है। कौन से कारक इस संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं? विच फैक्टर्स, आगे क्या था? हाँ, इंक्रीज दिस वल्नरेबिलिटी, और कुछ साथ में एग्जाम्पल्स ऐड ऑन करने थे, ठीक है। तो क्या क्या आंसर करना होगा इसमें, मैंने कुछ डिस्कस भी किया था। अगर हमें इसका आंसर करना है, अभी सब पेन पेपर निकालिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रवचन खाली सुनेंगे, सच में काम होने वाला नहीं है, एटलीस्ट मेंस के सब्जेक्ट में तो बिल्कुल गलत बात है अगर नहीं लिख रहे हैं तो। हाँ जी, हाँ दैट्स ग्रेट, सब पेन पेपर निकालिए, ऊपर सवाल लिखिए, आपके पास 10 मिनट का टाइम है, लिखिए आंसर। सवाल सबको ध्यान में है या लिख दूं मैं? यहां पर लिख देता हूं, बहुत जरूरी है ये। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी कोशिश करें आंसर राइटिंग करने की, तो बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहे हो तुम? आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखिए।
लिखो ना, जो बच्चे पहले से हैं उनके पास सवाल लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप आंसर लिखना शुरू करिए। क्यों वेट कर रहे हो मेरे लिखने का? जो नहीं आया उनके लिए मैं लिखा दे रहा हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में डिस्कशन नहीं करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं। फिर डिस्कशन हो रहा है। इंग्लिश में क्या है सवाल एग्जैक्टली बताइए जरा। डिफाइन द, नहीं ये दूसरा सवाल तो बता रहे हो। सेकंड क्वेश्चन इसका इंग्लिश। हाँ आगे। ठीक है, लिखिए इसी को। अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, अब कोई बोलेगा मैंने शुरू कर दिया पहले वाला के एक पैराग्राफ लिख लिया है, तो फिर वो पहले वो लिख लो अगर लिख लिया है तो, वरना ये वाला पहले लिखिए। तुम्हारे पास पेन है एक और बिलाल? लाओ दो, चेक कर दूं मैं हाथ के हाथ इसको।
हो गया?
2 मिनट और हैं। जी, जिनका हो गया है वो बता सकते हैं कि मेरा हो गया है सर। एग्जामिनेशन हॉल में तो कोई ऐसे पूछेगा भी नहीं, वो बोलेगा पेपर छोड़ और निकल जा जिस दरवाजे से बाहर आए हैं। ठीक है, कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो किस किसने सबमिट, पेज पे किस किसने लिखा हुआ है अलग से? अरे वाह, सबने पेज पे लिखा है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा नहीं हुआ ना? तुम खड़े हो जाओ और सबका कलेक्ट कर लो। जिनका पेज पर नहीं होगा उनका रजिस्टर ले आना, कोई बात नहीं, उनका तुरंत चेक कर दूंगा। जो लिखा है 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन वो दे दो, पेज मेरे काम आएगा, मुझे रद्दी इकट्ठी करनी है। हाँ जी, 1 2, नाम सबने लिखे ही होंगे। 3। अरे तुम जल्दी करो ना, तुम पढ़ रहे हो, मतलब वही चेक, मुझे मेरा काम क्यों छीन रहे हो तुम? अपना भी, अपना भी। हाँ, ये सबसे लास्ट में लगाना, ये वाला, ये अलग सवाल होगा ना, ये वाला। हाँ हाँ, अभी बाकी सबके नहीं आए हैं पीछे से, जाओ छीन के लेकर के आओ। जल्दी कलेक्ट करो सबका।
कौन? उसको ले आओ यहीं पर, आ जाओ आ जाओ। और तुम्हारी यहाँ खड़े होकर के इंसल्ट करते हैं आज, कई बार उससे भी काम हो जाता है। देखा है फिल्म शादी में जरूर आना? वो पंकज ये सब याद आ गया होगा उसको अचानक से एकदम। अब तुम ऐसे 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 खींचो जरा तो पेज फट जाएगा, देखो जरा, कोशिश करो, होता है कि नहीं होता? हाँ वेरी गुड। इधर इसका भी, आदित्य का। पड़ोसी, पड़ोसी को बोलो तुरंत खींचेगा। पड़ोसी जो दोस्त होता है ना वो तुरंत हेल्प करता है। छोड़, हाँ शाबाश। हाँ ऐसे रजिस्टर ले आओ, कोई बात नहीं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और चाहिए मुझे, 6 ही आए अभी। ये जल्दी लाओ लाओ फटाफट लाओ। अरे तुम तो टीचर भी नहीं बन पाओगे पता है, अगर ऐसे करोगे इतनी स्लो तो। फिर तुम टीचर ही एग्जाम इंस्ट्रक्टर होता है। बहुत बढ़िया। कितने हैं ये? 6 होने चाहिए। रुको गिन के देखो 6 है कि नहीं है। किसका नहीं आया? देखो पड़ोस में तुम, दिया तले अंधेरा। कह रहे तुम अच्छी दोस्ती निभा रहे हो। ठीक है। मनिका, मनिका ने लिखा है 4 लाइनें, नहीं 3.5। ठीक है। द कंट्री इज, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो नाम याद नहीं रखेंगे किसी का भी। द कंट्री इज प्रोन टू डिजास्टर ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन इंक्लूडिंग, इधर फोकस करिए प्लीज, एडवर्स जोग्राफी क्लाइमेटिक कंडीशंस। अबे जोग्राफिक कर सकते हैं इसको भी, या जोग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस, टोपोग्राफिक फीचर्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नॉन साइंटिफिक डेवलप। वेरी गुड। आपने इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ही पैराग्राफ में बहुत कुछ डाल दिया है। ठीक है, बस इसी को 1.5 पन्नों में लिखना था जो लिखा है आपने। कुछ भी इसमें जुड़ेंगे चीज़ें, तो नंबर तो आपको एक ही मिलेगा इसमें। ठीक है, पर एक मिल रहा है एटलीस्ट, ये देखिए ना कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट वन इज पंकज। अरे वाह क्या बात है, तुमने बहुत सारा लिख दिया। इंडियन इज अरे इंडियन वल्नरेबल नहीं है, इंडिया वल्नरेबल है। ठीक है, इंडियन नहीं, इंडिया। इंडिया इज वल्नरेबल फॉर वेरियस डिजास्टर ड्यू टू इट्स जोग्राफिकल फीचर्स located in northeast hemisphere of the globe and it almost lies on tropical zone। ये लाइन बिल्कुल नहीं लिखनी है। ठीक है, किसी का लैटिट्यूडनल जगह क्या है उससे कारण डिजास्टर का कोई उसका लेना देना नहीं है। उससे कारण वहाँ पर ठंड गर्म ज़्यादा हो सकती है कि पोल के पास है कि ट्रॉपिकल में है कि टेम्परेट में है, पर वो डिजास्टर नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसको अवॉइड करना। ठीक है, वेयर द नॉर्दर्न पार्टीज, अब यहाँ तुमने फुल स्टॉप लगाया हुआ है और आगे कंटिन्यू है तुम्हारा, तो क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। यह पेन खराब हो गया था तुम्हारा, तुम देख कैसे हो ऐसे, कहा मैंने तो लगाया नहीं फुल स्टॉप सर, क्या बात कर रहे हो आप। वेयर द नॉर्दर्न पार्टीज बाउंडेड बाय हिमालयाज एंड द नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट पार्ट इज बाउंडेड बाय ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल विच मेक्स इट वल्नरेबल फॉर डिजास्टर। ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है, ये एकदम सही पॉइंट है। फैक्टर विच इंक्रीज वल्नरेबिलिटी, अब जो तुमने पहला एक पैराग्राफ लिखा है ये आधा सवाल था। क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ इंडिया ज्योग्राफी इज वल्नरेबल फॉर वेरियस डिजास्टर्स। ये हमारे सवाल का पहला पार्ट है। यानी कि अगर 20 नंबर का सवाल है, 200 शब्दों का सवाल है, तो शुरू के लगभग हमको 70 से 80 वर्ड्स किसमें खर्च करने हैं? पहले पार्ट में खर्च करने हैं। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है कि ये जो जितने भी यहाँ पे बताया है आपने फैक्टर्स, तो इनको कौन कौन से और फैक्टर्स है जो इनकी वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? दूसरा पार्ट हो गया। ये सवाल का क्या हो गया? सेकंड पार्ट हो गया। तो बाकी हमको 70-80 वर्ड्स कहाँ पे खर्च करनी है? सेकंड पार्ट पे खर्च करनी है। अब बोलोगे सर कितने वर्ड रह गए? लगभग 35-40 वर्ड्स और भी रह गए। तो फिर हमको इन दोनों के अंदर गार्निशिंग करनी है, किसके थ्रू?
एग्जाम्पल्स के थ्रू, दोनों में ही एग्जाम्पल देना होगा आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल से ऐड ऑन करना है, और शब्द कम हो जाए तो अच्छी बात है, ज़्यादा की तरफ से बचना चाहिए, ठीक है ना। अगर कंटेंट बहुत है तो अलग बात है, कम में क्या है कि कंटेंट भी कम होता है, आप लिखते भी कम है तो गलती भी कम होती है, ठीक है। टाइम भी बचता है, स्पेस भी बचता है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंक्रीज कर रहे हैं वल्नरेबिलिटी को? नॉर्थ में हिमालय, डिटेलिंग दी हुई है, प्लेट बाउंड्री वाला, वेरी गुड। उसके बाद है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल इज साउथ ईस्ट एंड इंडियन ओशियन, रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोन्स एंड सुनामी। अब तुमने ये दोनों चीजें बताई हैं, पर इसको और मर्ज करना चाहिए था। इंडिया हाफ लैंड इज सराउंडेड बाय ओशियन पार्ट, या इंडिया हैव 7516 किलोमीटर कोस्टल बाउंड्री विच इज प्रोन टू सुनामी एंड साइक्लोन, ठीक है ना। तो कारण बिल्कुल ठीक है, उसको रिलेट करना है उस तरीके से कि भाई आधी जमीन तो हमारे समंदर के अंदर है, तो खूब सुनामी आती है इस चक्कर में। नेक्स्ट है माउंटेन रेंजेस लाइक अरावली एंड वेस्टर्न घाट्स विच वन पार्ट इज लीवर्ड साइड एंड अदर इज विंडवर्ड साइड, द विंडवर्ड साइड फैक्टर ड्रॉट फ्रिक्वेंटली, ठीक है। रिवर्स पेरेनियल रिवर्स लाइक गंगा ब्रह्मपुत्र फॉर फ्लड इन प्लेन रीजन। अब इसको थोड़ा सा और बेहतर लिख सकते हैं, बाकी सब भी सुनिए, मैं ऐसे ही डिस्कस कर जाऊंगा पूरा सवाल पढ़ते पढ़ते ही, ठीक है। इंडिया बेस्ड किस पर है? मानसून पर बेस्ड है इंडिया का जो पूरा वेदर है। तो हमें केवल साल के 12 महीनों में से 3.5-4 महीने बारिश मिलती है। 3.5-4 महीने की बारिश से हमको पूरे साल काम चलाना होता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जब बारिश है तो फ्लड, और जब बारिश नहीं है तो ड्रॉट। जैसे ये जो हमारा जनवरी से लेकर के और लगभग अप्रैल तक का टाइम होता है, कई बार मई तक का, इसमें लगातार पानी कम होता चला जाता है, क्योंकि जो बारिश हुई है हमारी अगस्त सितंबर तक, उसका पानी चलता है 3-4 महीने तक, स्पेशली जहां पर ग्लेशियर सोर्सेज नहीं है, यानी कि सेंट्रल और जो हमारा कॉन्टिनेंटल इंडिया है। समझ में आ रही मेरी बातें, ठीक है। तो इंडिया मानसून पर डिपेंड है। तो ड्यूरिंग द मानसून हम किससे जूझते हैं? फ्लड से जूझते हैं लगभग हर साल। और जब मानसून नहीं है तो फिर हमें क्या सामना करना पड़ता है? ड्रॉट का सामना करना पड़ता है। और फिर थर्ड पॉइंट हम डाल सकते हैं जो रिवर वाला है। बोलो। मानसून, ठीक है, मानसून कॉमन पॉइंट बन जाएगा फ्लड और ड्रॉट दोनों के लिए। तो पॉइंट हो गया मानसून, उसको आप दोनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, फिर तुम्हारा पेपर इसने छीन लिया था, है ना, ठीक है। इंडिया ज्योग्राफी, कौन है ये? आदित्य। तुम्हारा नाम तुमने सही लिखा हुआ है गलती से लिखा है? किसने लिखा है? ये फीमेल नेम है आदित्य। एज पर द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, एज पर द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिस इज आदित्य। आदित्य मीन्स द सन, ठीक है ना, जो 12 देवता होते हैं उसमें से एक आदित्य भी माने जाते हैं, ठीक है। वाइल आदित्य, दिस मीन्स नथिंग दो इट्स अ फीमेल वर्ड, ठीक है। इंडिया ज्योग्राफी इज वल्नरेबल फॉर वेरियस डिजास्टर्स ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर प्रोन country in world due to its diverse climate, geography and population, ठीक है। अब वैसे 2-3 लोगों ने और भी जोड़ा है, हमने केवल ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी पूछा हुआ है, ठीक है, तो खुद से एक्स्ट्रा आंसर नहीं करना। हाँ, जब हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स, विच फैक्टर्स इंक्रीज दिस वल्नरेबिलिटी, यहां पर आप पॉपुलेशन को जोड़ सकते हैं कि डिजास्टर प्रोन क्यों है हम, ड्यू टू आवर ज्योग्राफी। और जब उसमें जुड़ जाती है क्या, हाई पॉपुलेशन, पुअर पॉपुलेशन, तो वो और ज्यादा क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाता है, ठीक है। कवर्ड फ्रॉम इंडियन ओशियन फ्रॉम 3 साइड्स विच मेक्स इट मोर फ्लड एंड साइक्लोन। अरे समंदर से बाहर थोड़ी आती है, हाँ, तो वो दोनों लिखा हुआ है उसमें, समस्या ये है। अब यहां तो तुम बता रहे हो मुझे, वहां पे तुम बता नहीं सकते, उसको चेक कर रहा होगा। फैक्टर्स इंक्रीजिंग इट्स वल्नरेबिलिटी आर नॉट प्रॉपर। क्या प्रॉपर फैक्टर्स है नहीं, तुमको पता नहीं है? अच्छा, तो अच्छा प्रॉपर का छीन लिया गया होगा पेपर तुम्हारा। इकोलॉजी डिजास्टर, ये किसका है, कौन है ये? पहली बात तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड इकोलॉजी इज नॉट अ डिजास्टर, इकोलॉजी इज वेरी नेसेसरी फॉर अस।
ओके ठीक है, बोलो तुम कुछ कह रहे हो। हाँ मैं भी गलती करके ऐसे कर देता हूं, ये तुम भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। इन्होंने लिखी है 3.5 लाइनें। भारत अपनी भू जलवायु एवं सामाजिक आर्थिक विशिष्ट, इसे पता है गलती लिखा हुआ है मैंने, विशिष्टता के कारण प्राकृतिक और मानव आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील देश है। ठीक है, संवेदनशील लिखना, प्राकृतिक और मानव निर्मित जोड़ रहे तो अच्छी बात है, पर आवश्यकता नहीं है। ये कौन है? नव, नव माना नव है, पूरा नाम क्या है? अच्छा सारे नौ में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूएन ऑफर ऑफ, तुम्हारा मतलब यूएन कॉन्फ्रेंस है, तुमने इसको ऑफिस लिखा हुआ है, यूएन ऑफर, फिर लिखा है आगे ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यूएनडीआरआर, वो ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। वल्नरेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशंस डिटरमाइंड बाय फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, थोड़ा सा पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल भी जोड़ सकते थे, आर्टिफिशियल, साइबर, ठीक है। तुम गलत चीज लिखी नहीं हुई है, पर गलत सवाल के लिए लिखी हुई है। उसने साफ साफ बोला है, क्या बताना है? ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी आंसर करना है हमको, तो केवल यहां पर सीमित रहना। उसे पता है आप विद्वान है, वो मना नहीं कर रहा, ठीक है ना। फैक्टर्स, प्रोसेसेस विच इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी, ये क्या होता है ससेप्टिबिलिटी? एट एन इंडिविजुअल कम्युनिटी एसेट ऑफ, ठीक है, तुमने कोशिश की हुई है कुछ कुछ लिखने की, है ना, शायद मुझे भी कम जानकारी होगी इसकी। नेक्स्ट, ये कौन है? ओके, रॉड्रिकी। India's geography is quite diverse, which makes it prone to disasters. Some of its lands have hills, coastal areas, plains, etc. In the monsoon, floods are more occurring in the plains area and many landslides in the hilly areas. ठीक है, in hilly areas during monsoon, landslides occurred many times, which often blocked the roads and also destroyed many houses and building. ये लाइन हो गया impact, ठीक है। So अभी इम्पैक्ट नहीं पूछा हुआ है, नो नीड टू राइट द इम्पैक्ट। earthquakes are also occurring due to the tectonic plate movement, very good, and these earthquakes makes floods in the coastal regions. अब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। कोस्टल रीजन में टेक्टोनिक मूवमेंट और अर्थक्वेक नहीं आते हैं हमारे यहाँ, इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया देयर आर टेक्टोनिक मूवमेंट फाउंड ओनली इन northern Himalayan region, and earthquake which occurs in India, they are also found only in this region. We never found any earthquake in either Tamil Nadu or Odisha or Andhra Pradesh, okay, so there is no earthquake in coastal regions, and also during monsoon in the plains floods occur too, ठीक है। ये कौन है? India is diverse country, it has every type of climate, soil, etc. Soil को avoid करना। India's geography is unique on its own. India has earthquake prone zones, Himalayan region, volcanoes, also cyclones in Arabian Sea and Bay of Bengal. Indian geography is vulnerable for various disasters because of some factors responsible for it. Earthquake which occurs in Himalayan region due to कन्वर्जेंस ऑफ, बिल्कुल ठीक पॉइंट है। ड्रॉट जो लिखा नहीं है आपने। वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो इज देयर इन अंडमान निकोबार, ठीक है। साइक्लोन्स कॉज हैवी डैमेजेस एंड, ये इंपैक्ट हो गया। फॉरेस्ट फायर, अ लिटिल फ्रिक्शन कॉज द रीजन वेयर मॉइस्चर इज लेस। यहाँ पे एग्जाम्पल जोड़ना चाहिए था, वरना फिर ये पॉइंट ठीक नहीं होगा।
फैक्टर्स जो इंक्रीज करते हैं वर्नेबिलिटी को, लेस रेनफॉल इन सम पार्ट ऑफ इंडिया, हाँ बिल्कुल ठीक है। हैवी रेनफॉल कॉजेज फ्लड, बिल्कुल ठीक है। बिहार रीजन जोड़ा हुआ है आपने, वेरी गुड एग्जांपल। यहाँ पर भी ईस्टर्न पार्ट जोड़ा हुआ है, वेरी गुड। क्लाउड बर्स्ट इन केदारनाथ, वो एक एग्जांपल है, पर किसके कारण है वो बताना चाहिए था आपको, मतलब बेसिक फीचर क्या है, ठीक है ना। तो फीचर हो सकता था यहाँ पर कि क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन ऑक्योर्स जनरली इन इंडिया, ये होता है, अब खूब हो रहा है, लाइक फिर केदारनाथ और सिक्किम हो जाता। लैंडस्लाइड कुछ लिखा नहीं है इसमें आगे। कंटिन्यूअस कन्वर्जन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इन हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया विच कॉज अर्थक्वेक रिपीटिशन, एग्जांपल दिया है पर अच्छा, उत्तराखंड और नेपाल, वेरी गुड। वोल्केनिक इरप्शन, एक्टिव वोल्केनो इन इंडो, ये दोबारा रिपीटिशन। हाई टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर कॉजेज फॉरेस्ट फायर, तीसरी बार रिपीटिशन। ये क्या बाद में दोबारा से लिख दिया आपने कि चलो कुछ तो लिखा ही जाए, 3 पॉइंट रिपीट हो गए। साक्षी आंसर कहाँ है, अच्छा यही है। इतने सारे इधर पॉइंट्स बने ना एक साथ पैरेलली, वो लगना चाहिए कि ये एक सब हेडिंग या हेडिंग है, फिर उसके अंतर्गत ये है, फिर कोई ऐसा, ठीक है। इंडिया ज्योग्राफी इज वल्नरेबल फॉर वेरियस डिजास्टर्स, earthquake and in India earthquake is mainly occur due to collapse of the lithospheric plate, ठीक है। लिथोस्फेरिक शब्द को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, सीधा कन्वर्जिंग प्लेट्स लिखिए। वोल्केनिज्म, इट इज द अनदर रीजन फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज द अनदर रीजन फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर वल्नरेबल फॉर वेरियस डिजास्टर्स, साइक्लोन्स, खाली, ये क्या था, ये बीच में क्या हो गया था। फॉलोइंग आर द फैक्टर विच इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी, ह्यूज एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये तो कल जो लिखाया था वो, बहुत बढ़िया, ठीक है। सेजल, इंडियाज हैज मोस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंडियाज होगा या इंडिया हैज होगा, इंडिया हैज, ठीक है। India has most strategic location in reference to other countries. Some points in this favor are: India is situated in Indian Ocean, which is homogeneous surface for develop the cyclone. ठीक है. India located on the merger of two plates, Eurasian plate and Indo-Eurasian plate, which leads to earthquake and landslide. ठीक है. Various mountains present in India, due to which leeward side of mountain is drought prone. The Himalayan rivers, पेरेनियल रिवर्स, ये तुम दोनों के एकदम पॉइंट सेम कैसे हो गए, कल बताया था क्या मैंने, ये पंकज और तुमने एकदम सेम लिखा हुआ दोनों पॉइंट, कैसे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि वही इसीलिए एकदम दोनों का पॉइंट सेम है। सम फैक्टर्स इंक्रीज दिस फैलेबिलिटी विच आर एज फॉलोज: मोस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, दैट इज 1.43 बिलियन, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई, सम एरियाज बिहार एक्सेट्रा विच क्रिएट्स प्रॉब्लम इन शिफ्टिंग दिस पॉपुलेशन। ऑल्सो एक्सपोजर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत डेंस है। पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इज पुअर, ठीक है। मोस्ट पॉपुलेशन लिव इन कोस्टल एरियाज फॉर देयर लवलीहुड, ये मोस्ट पॉपुलेशन ओवरऑल इंडिया में नहीं है ऐसा, मोस्ट पॉपुलेशन इन कॉन्टिनेंटल इंडिया, क्योंकि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 60% पोर्शन कहाँ रहता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में रहता है, जो कोस्टल में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए नहीं, अभी झगड़ा चल रहा है इसको लेकर के, सुने आप लोगों ने क्या झगड़ा चल रहा है। हाँ वो तो अलग समस्या है, झगड़ा ये चल रहा है, करंट का इशू है, इस पर सवाल आ सकता है, पॉलिटी का सवाल है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। पार्लियामेंट इशू, अभी पार्लियामेंट में जब डिलिमिटेशन हो जाएगी दोबारा से और सीट्स को बढ़ाया जाएगा, तो जो सीट्स होंगी पार्लियामेंट में, दे आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन नॉर्दर्न इंडिया की ज़्यादा है सदर्न इंडिया की, तो उनका ये कहना है, उनका जो अपना ओपिनियन है कि हमारा कंट्रीब्यूशन तो का ज़्यादा रहता है जीडीपी में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर लिटरेसी भी ज़्यादा अच्छी है और कंडीशन भी अच्छी है, लेकिन हमको रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो नई पॉलिसी आने वाली है उसके अंतर्गत। तो कह रहे कि या तो हमारा कंट्रीब्यूशन कम लिया जाए हमसे, या रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा दिया जाए हमको, ऐसा कह रहे हैं वो, ठीक है। इसका मतलब पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा रहती है, नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें ये हो सकता है मोस्ट पॉपुलेशन इन कॉन्टिनेंटल इंडिया, आगे, ठीक है। एग्जाम्पल GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, बिल्कुल ठीक बात है, सिक्किम वाला अभी, या जो केदारनाथ वाला था। मिचोंग साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल बैडली अफेक्टेड द कोस्टल स्टेट, ठीक है।
कशिश, India's geographic diversity exposes it to many hazards, including earthquake, floods, cyclone, and industrial accidents. To address these challenges, India has, अब यहाँ पे देखो बेटा, to address these challenges, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी ये ठीक मतलब है, आपने फुल स्टॉप लगा दिया इसके बाद, ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है अभी, ठीक है? तुमने कॉमा ही लगाया होगा पर वो लगा फुल स्टॉप है, ठीक है ना? तुमने ठीक लगाया होगा पर वो लग गलत गया है, ठीक है? तो टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, फुल स्टॉप नहीं, challenges comma India has established a disaster management framework is a single word, disaster management act of 2005. The factors increase the vulnerability are poverty and inequality, discrimination by gender, social status, disability and age, ठीक है? Initial were being strength and resilience, high mortality rates, weak infrastructure such as buildings, sanitation, electricity supply, roads and transportation, ठीक है? कौन है? सिमरन, India's geographic diversity exposes it to many hazards, ये बहुत अच्छी लाइन है. कौन है सिमरन? हाँ, बहुत अच्छी लाइन है ये, ठीक है? एक वर्ड केवल जोड़ा है एक्सपोजेज, और उसमें एक झटके में आपने बहुत सारी बातें कह दी केवल एक वर्ड से, ठीक है? कि जो ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी है वो क्या कर देती है, हमको एक्सपोज कर देती है, किसके लिए? हैजार्ड्स के लिए. दे विल बिकम डिजास्टर लेटर, ठीक है? बहुत अच्छी लाइन है. टू मैनी हैजार्ड्स इंक्लूडिंग अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स. टू एड्रेस, अब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स ज्योग्राफी कैसे कर देता है उसको एक्सपोज? मतलब कुछ तो मन में होगा आपके, या हाँ, ये कई लोगों ने लिखा है बीच बीच में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ठीक है? इन जनरल आप बता सकते हैं कि इंडिया में ये होता है, लेकिन उसका ज्योग्राफी से क्या रिलेशन है ये फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या करना, उसको अवॉइड करना. यहाँ पे जिन लोगों ने मैनमेड वाला भी लिखा है, तो अगर नहीं पूछे हैं तो बताने की जरूरत नहीं है. अभी वो सिर्फ पूछ रहा है ज्योग्राफी के रिलेशन में कैसे वल्नरेबल है, पहला पार्ट केवल यही है, ठीक है? बाकी बहुत बढ़िया लिखा है पहली लाइन. टू एड्रेस दीज चैलेंजेस इंडिया हैज स्टैब्लिश्ड अ डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005. अब इसकी जरूरत नहीं है एक्ट वाला, इससे पहले भी किसने लिखा था, उसने अभी हमसे पॉलिसी वगैरह नहीं पूछा हुआ है, सिंपल पूछा है डिजास्टर्स कौन कौन से हैं ये. द फैक्टर्स इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी आर पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन बाय जेंडर, सोशल, इनिशियल वेलबींग, स्ट्रेंथ. ये तुम्हारी लाइन में सेम है, दोनों देख के लिखी है, किसने किसको देखा है? अगला 2 सेंटेंस पूरे चेपे हुए हैं, ठीक है? अब देखो मैं तो खाली 8-10 पेपर चेक कर रहा हूँ. नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? डिजास्टर कैन बी caused by naturally occurring event such as earthquake, hurricane, flooding कोई वर्ड नहीं होता, फ्लड अपने आप में एक प्रोसेस है, ठीक है ना? ड्रॉट, साइक्लोन और हैवी और समथिंग कैन बी ड्यू टू मैन मेड. एग्जाम्पल भोपाल ट्रेजिडी, ठीक है? मतलब जो लिखा है वो ठीक है, एक नंबर. भारत ने अलग बारंबारता, विशाल कौन है? तुम इकट्ठा कर रहे थे. भारत ने अलग बारंबारता बेटा गलत लिखा हुआ है, बारंबारता होता है, के साथ अनेक प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं हैं. यदि हम पिछले 2 दशकों में देखें तो 20 करोड़ से अधिक आबादी आपदा से प्रभावित हुई है एवं 10,000 से अधिक मानव जीवन की हानि हुई है. ये तुम्हारा इंट्रो हो गया, ठीक है? इंट्रो ठीक है, कोई इशू नहीं है. भारत की जलवायु भी इसकी आपदाओं पर प्रभाव डालती है. अधिक मात्रा में वर्षा व हिम का होना भी एक आपदा कारण हो सकता है, ठीक है? स्टार्ट तुमने किया फिर छोड़ दिया आगे. किसका नहीं आया अभी तक इसमें? सारे हो गए ना? तुम्हारा कहाँ गया? हाँ, अब जो बिलाल ने लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या दिया था इसने, ठीक है? जो पहले इसने लिखा था, अच्छा लिखा हुआ आंसर,
कहीं से पढ़ के लिखा है? हाँ मुझे लगा ही था। ठीक है, जो पहला पैराग्राफ है, भारत अपनी भू जलवायु एवं सामाजिक आर्थिक विशिष्टताओं के कारण, ये बहुत अच्छा शब्द है भू जलवायु, जियो क्लाइमेट। ठीक है, तो जियो क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ बात ही किसी की जा रही है, ज्योग्राफी की बात की जा रही है, इसके कारण जियो क्लाइमेट की दृष्टि से एक अति संवेदनशील देश है। देश के 28 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ये फैक्चुअल गलत है। ठीक है, 28 राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो लिखना पड़ेगा वो। ठीक है ना, या तो उसको ऐड ऑन ही मत करो। में से 27 डिजास्टर प्रोन है। प्रोन के लिए हिंदी वर्ड क्या होता है? प्रवण, जो तुमने लिखा नहीं है। ठीक है, फिर जो फिगर्स है जो हमने कल लिखा था 58.56, इसके लिए प्रोन है। 40 मिलियन हेक्टेयर फ्लड प्रोन है, इतने प्रोन है, सुनामी वगैरह वगैरह। ठीक है, संभावित खतरे, दुनिया के 10 सबसे अधिक आपदा प्रभावित देशों में से एक है, अनेक कारणों से आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील है। अन्य कारण, देश के 4 विशिष्ट क्षेत्र। अब यहां से तुम्हारा आंसर शुरू हुआ है। जो तुमने स्टार्टिंग में इंट्रो कर दिया इतना, वो सफिशिएंट था। जो तुमने ये फैक्टर्स लिखे थे, ठीक है ना, तो ये ठीक था, पर ये जो बाद में लिखा है इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसके बाद जो तुमने यहाँ पे स्टार्ट किया है अन्य कारण, ये इस डिमांड को पूरी कर रहा है। ठीक है, बाकी तो फैक्ट्स है, सपोर्टिव फैक्ट्स है जो तुमने लिखे हैं। तो क्या है, देश में 4 विशिष्ट क्षेत्र, जो कि अब इसको ध्यान से समझने वाली बात है। पहला हो गया हिमालयन रीजन, दूसरा हो गया एलुवियल सॉइल रीजन, तीसरा हो गया पेनिनसुलर माउंटेन, प्रायद्वीप का पर्वतीय भाग, और चौथा है समुद्र तटीय। सभी की आपदाओं की दृष्टि से अपनी अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं। एकदम परफेक्ट पैराग्राफ है ये। ठीक है, जो 4 रीजन है हमारे इंडिया में, चारों में डिजास्टर्स आते हैं, ये बड़ी बात है। देश का पश्चिमी क्षेत्र नियमित रूप से सूखे से प्रभावित रहता है। समुद्र के ऊपर तापमान का वायुदाब में असामान्य परिवर्तन, तटीय क्षेत्रों में तूफान आते रहते हैं, बिल्कुल ठीक। सतह के नीचे भूगर्भिक टेक्टोनिक गतिशीलता, दैट मीन्स जियो टेक्टोनिक मूवमेंट, तटीय क्षेत्रों को सुनामी से होने वाली आपदा से प्रभावित करती है, बिल्कुल ठीक। वृहद तटीय क्षेत्र के कारण भारत हर वर्ष अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफानों से, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब जो तुमने यहाँ पर फैक्ट लिखे हैं जो अलग अलग, तो साथ में जोड़ना है। जैसे जब तुमने बात की वृहद तटीय क्षेत्र, वास्ट कोस्टल एरिया, यहीं पर तुरंत फैक्ट जोड़ दोगे। टोटल कितना हमारा एरिया है? 7,516 किलोमीटर। 7.516 नहीं है, तुमने गलत लिखा हुआ था, 7,516 है। ठीक है, और उसमें से कितना है प्रोन? 5700 किलोमीटर। तो वो ये फैक्ट है, सपोर्ट किसको कर रहा है? इस पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है। तो कौन सा फैक्ट कहाँ लगाना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तुमने जो लिखा है वो ह्यूमन है, उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, और इसमें कोई निष्कर्ष भी नहीं था और एग्जाम्पल भी नहीं था। चलिए, अब इसका आंसर क्या हो सकता है अगर हम इसकी बात करें, तो बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देना सबको। अगर इसकी बात की जाए क्या आंसर इसका हो सकता है, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये क्या हुआ? चलो जो भी हुआ। तो पहला पोर्शन क्या था हमारे सवाल का? आप इंट्रो कुछ भी दे सकते हैं, 2 लाइन में इंट्रो कुछ भी हो सकता है। जैसे सिमरन ने बहुत अच्छा इंट्रो लिखा था कि जो इंडिया की ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी है वो एक्सपोज कर देती है हमको। इंडिया ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी एक्सपोज इंडिया फॉर वेरियस हजार्ड्स लाइक साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट एसेट्रा, सुनामी भी आ सकता है उसमें। ठीक है, ये इंट्रो हो गया। आफ्टर दैट जो पहला हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, इंडियाज ज्योग्राफी और वल्नरेबिलिटी, है ना। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? तो इसमें 3-4 आप सब पॉइंट बना सकते हो। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या बन सकता है? हिमालय टेक्टोनिक मूवमेंट ड्यू टू बोलो ना, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट मार्जिन्स। इसके कारण क्या होता है? लगातार वहां पर अर्थक्वेक है। तो पहला हो गया हमारा जो पूरा हिमालय है, जो हिमालयन रीजन है इंडिया का, वो लगातार अर्थक्वेक से इफेक्टेड रहता है बिकॉज देयर आर कन्वर्जेंस प्लेट मार्जिन एरिया। ठीक है, ये एक पॉइंट बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है? नॉर्दर्न प्लेन। अब जो रिवर्स वाला आप में से कई लोगों ने लिखा है कि इंडिया में पेरेनियल रिवर्स बहती हैं, यानी कि 12 मासी नदियां, जो किस पे डिपेंड है? ग्लेशियर पे है पानी के लिए। ठीक है, तो वो नदियां क्या करती हैं?
फ्लड लेकर के आती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। ये हो गया। थर्ड, कॉन्टिनेंटल इंडिया, या कॉन्टिनेंटल नहीं कहना चाहिए, पेनिनसुलर या साउथ इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अब ये क्या है, ये आ जाएगा कोस्टल के अंदर, कि जो पूरा पेनिनसुलर इंडिया है वो किस में समाया हुआ है, इंडियन ओशियन के अंदर, सराउंडेड बाय द ओशियन। और वो ओशियन क्या करता है, वो फिर क्या लेकर के आता है, साइक्लोन प्लस सुनामी। ठीक है, 3 हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉनसून। तो इंडिया किस पर डिपेंड है, मॉनसून पर डिपेंड है। मॉनसून के कारण हमारे यहां ड्यूरिंग द मॉनसून खूब आता है क्या, बाढ़ आती है। लगभग देश के आधे भाग में बाढ़ होती है ड्यूरिंग द मॉनसून। लगभग पूरा बिहार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न यूपी, ये सब किससे प्रभावित रहते हैं, बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। इस साल तो गुजरात के अंदर और राजस्थान के अंदर बाढ़ आ गई थी मॉनसून में, तेज बारिश हो गई थी वहां पर, क्योंकि उनको उम्मीद थी नहीं बारिश होगी, हमारे यहाँ हो गई। ठीक है, तो मॉनसून में दोनों चीजें आ जाएंगी। ड्यूरिंग द मॉनसून क्या आएगा, फ्लड, और मॉनसून पे डिपेंड है, तो जब मॉनसून का पानी खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा, ड्रॉट, सूखा। कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो ये स्टार्टिंग के पॉइंट्स हो गए हैं जो इंडिया की ज्योग्राफी के कारण वल्नरेबल बन गया है इंडिया। ठीक है, क्या रह गया इसके अंदर, कौन सा जो नहीं आता है? इसी में एक और जोड़ सकते हैं हम, मॉनसून वाले में ही जोड़ सकते हैं एक और, जो मौसम ने जोड़ा हुआ था, फॉरेस्ट फायर। ठीक है, कि जब मॉनसून नहीं होता है स्पेशली इन द विंटर्स, तो क्या हो जाता है, जंगल हमारे सूख जाते हैं, है ना, और ड्यू टू ड्राई रीजन वहां पे फिर जंगल में आग लग जाती है। भारत में भी हर साल लगभग होने लग गया, उत्तराखंड के जंगलों में खासकर। ठीक है, तो ये अलग अलग वो आ गए। इसमें कोई बात पूछना है किसी को तो बताओ। नहीं, वो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, और जो तुमने ट्रॉपिकल वर्ड डाला था शायद, है ना, तो वो तो क्लाइमेट को डिफाइन कर रहा है। एक बात, उसके कारण अर्थक्वेक तो नहीं आ रहा है ना, उसके कारण तो साइक्लोन नहीं आ रहा है ना। भूटान में साइक्लोन आता है, नहीं आता है। नॉर्थ इंडिया में साइक्लोन नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहां पे ओशियन बाउंड्री ही नहीं है। ठीक है ना, तो जोग्राफिकल फैक्टर क्या है कि हम सराउंडेड हैं ओशियन बाउंड्री से। अब वो चाहे यहां पर होंगे तो ट्रॉपिकल आएगा, अगर हम ऊपर होते तो फिर कौन सा आता है यहाँ पर, एंटी साइक्लोन आता या टेम्परेट साइक्लोन आता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो वो कारण नहीं है डिजास्टर का। ठीक है, वो यूनिकनेस प्रोवाइड करता है हमको, ये आप कह सकते हो, पर वो डिजास्टर का कारण नहीं है। ठीक है, और कोई बात किसी को इसमें लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ ऐड ऑन करना है? ठीक है, तो ये हमारे सवाल का पहला पॉइंट हो गया। अब जब हम ये लिख रहे होंगे तो इसी में हम कुछ कुछ एग्जाम्पल सब पॉइंट्स के अंदर जोड़ते हुए चल सकते हैं। जैसे यहां पर हम क्या जोड़ देंगे, कोई भी रिसेंट एग्जाम्पल, उत्तराखंड का जो अर्थक्वेक है, नेपाल का अर्थक्वेक है, क्योंकि नेपाल यूके एक ही बात है, वो इलाका एक है। ठीक है ना, बहुत जगह आपको आंसर राइटिंग में इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर्ड ही यूज होता है, क्योंकि जो फीचर इंडिया का है वो फीचर पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का कॉमनली फीचर है। ठीक है, यहां पर क्या जोड़ देंगे, तो जो बिहार की फ्लड होती है उसको हम जोड़ सकते हैं, बिहार में हर साल फ्लड आती है, मॉनसून के अंदर भी बिहार की फ्लड हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ड्रॉट में एक दो बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जो वेस्टर्न घाट वाला एग्जाम्पल लिखा था, या नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, वो आ जाएगा। फॉरेस्ट फायर में उत्तराखंड का एग्जाम्पल आ जाएगा। कौन सा रहेगी? और इस पे तो एग्जाम्पल है ही, हर साल 3-4 एग्जाम्पल मिल जाते हैं। मिचोंग है, ठीक है ना, इससे पहले विपजॉय आया था, और तमाम। कोई कंफ्यूजन? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा याद दिलाया। तो यहाँ पर एक दो पॉइंट और जुड़ जाएंगे। एक कौन सा जुड़ सकता है? लैंडस्लाइड। अब अलग से भी लिखा जा सकता है या यहीं पर जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, कि जो हमारा हिमालय है, हालांकि लैंडस्लाइड केवल हिमालय रीजन में नहीं आता है, बाकी जगहों पर भी आता है। अलग पॉइंट बना करके, जो हिली एरिया है, कई बच्चों ने अच्छा पॉइंट बनाया हुआ था ये वाला, कि इंडिया इज सराउंडेड विद या फुलफिल्ड विद हिली एरियाज इन द होल कंट्री। साउथ के अंदर भी है, नॉर्थ के अंदर भी है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी है, और हिली एरिया तो पे क्या होते हैं? लैंडस्लाइड होते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल कोई भी जोड़ देना। एक और अभी याद आ गया मुझे, क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, ये भी एक इशू है।
और इससे कारण क्या हो जाती है, जो लेक फिर आउटबर्स्ट कर जाती है हमारी, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए क्या, जो ज्योग्राफी के कारण वल्नरेबल हो गए हैं हम लोग। अगर हमारी ज्योग्राफी ऐसी नहीं होती तो ये डिजास्टर संभवतः नहीं आती। ये अच्छी बात है बुरी बात है इसमें नहीं जाना है अभी, क्योंकि इसी ज्योग्राफी से जिंदा भी हम इसी से ही हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? ये एक पार्ट हो गया हमारे सवाल का, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है, फैक्टर्स। ये तो बहुत बुरा लग रहा है। कौन कौन से फैक्टर्स जो वल्नरेबल को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जोड़ते चले जाना है आपको। 5-6 बहुत अच्छा जोड़ा है। कौन सा हो सकता है, एक पॉपुलेशन है ना, दूसरा रेगुलेशन। रेगुलेशन में क्या आ जाएगा, या तो पुअर रेगुलेशन है, हिंदी में क्या होगा, रेगुलेशन मतलब नियमन, जो कल लिखाया था मैंने, या तो पुअर रेगुलेशन है, और अगर है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ये पुअर है, इम्प्लीमेंटेशन ये ठीक नहीं है। थर्ड वन इज क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। हाँ वही, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। पॉपुलेशन में दोनों चीजें जोड़ सकते हैं, ए कि पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन है, या रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तेजी से बढ़ती आबादी है, एक बात। और दूसरा क्या हो जाएगा, हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व। कोई भी शब्द किसी समझ में नहीं आएगा तो बता देंगे मुझे, हिंदी अंग्रेजी वाले कोई भी बच्चे होंगे। इसके बाद क्या जुड़ सकता है, तो एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो अभी वो अलग से सवाल बन सकता है अपने आप में, वो क्या है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज लगातार जितनी भी हमारी वल्नरेबिलिटी है इनको क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, एक्सट्रीम कर दे रहा है, ठीक है। पांचवा क्या जुड़ सकता है इसके अंदर, अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण। इससे कारण क्या होता है, एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है लोगों का। जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो थोड़ी सी भी अगर फ्लड आएगी तो बहुत भारी फील होगी। एग्जाम्पल में क्या आ सकता है इसके अंदर, अर्बन फ्लड, शहरी बाढ़, जो एक्चुअल में बाढ़ नहीं होती है, ठीक है, लेकिन हाई पॉपुलेशन और बैड सिविक सेंस के कारण वो बाढ़ बन जाती है। तेज बारिश क्या बन जाएगी, बाढ़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके से हमारा सवाल पूरा होता है, और लास्ट में फिर हम एक 2 लाइन में कंक्लूजन लिख सकते हैं। क्या, हाँ वो आ गया ना ऊपर, हिमालयन टेक्टोनिक एक्टिविटी में, वो तो ज्योग्राफिकल फैक्टर है। ये वो फैक्टर हैं जो बढ़ाते हैं इनके और नुकसान को, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब भूकंप कहीं पर आया, मान लो कि भूकंप आया लद्दाख के अंदर, वहाँ कोई नहीं रहता, उससे नुकसान होगा हमें, नहीं होगा। नुकसान कब होगा हमें, जब वहाँ कोई रहता होगा, वहाँ हमारी पॉपुलेशन होगी, वहाँ हमारी इंडस्ट्रीज होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तब जा करके नुकसान होगा, ठीक है। क्या, किस रेफरेंस में, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, एक्सेस टूरिज्म, बिल्कुल सही, अच्छा पॉइंट ध्यान दिलाया है। एक्सेस टूरिज्म या अनऑर्गेनाइज्ड टूरिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। हिमालय के अंदर या किसी भी कोई भी जो एक शहर होता है या हिल स्टेशन होता है, उसकी एक कैपेसिटी होती है लोगों को सर्व करने की, लोगों को ट्रीट करने की। जैसे लक्षद्वीप है, अब अगर मान लीजिए वो 2 लाख लोगों को ट्रीट कर सकता है, वहाँ पहुँचेंगे 5 लाख लोग, तो क्या होगा, उसका नुकसान वहाँ के एनवायरमेंट पे होना शुरू होगा और अल्टीमेटली अपना डिजास्टर बन जाएगा। जैसे केदारनाथ वाला मामला हुआ था सारा, ठीक है। तो हो सकता है ये एक्सेस या अनऑर्गेनाइज्ड टूरिज्म, यहाँ पर भी बैड रेगुलेशन भी आ सकता है इसके अंदर। बहुत अच्छा पॉइंट है, समझ में आया। तो इस तरीके से सवाल को लिखना है। अगर आप नॉर्मली ही कुछ भी लिख देंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि देयर आर वेरी लेस चांसेस टू टेक गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना पड़ेगा, यू हैव टू डिवाइड द क्वेश्चन जो भी उससे पूछा गया है। तो देयर आर 2 पार्ट्स दे आस्किंग, उसको हमने डिवाइड किया। पहले पार्ट से हमने बताया कौन कौन से फैक्टर्स हैं ज्योग्राफी के जो वल्नरेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर नहीं, जो वल्नरेबल है जिससे कारण, द सेकेंड वन इज जो इंक्रीज करते हैं वल्नरेबिलिटी को। हमने दोनों किया, आंसर पूरा हो गया। लास्ट में 2 लाइन में हमने कंक्लूजन दे देना है। कंक्लूजन में क्या देंगे, क्या दे सकते हैं जी,
बिल्कुल ठीक बात है, वे फॉरवर्ड हो सकता है बहुत सारे सवालों में जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो तो उसमें आप वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, यानी कि आगे क्या हो सकता है इसमें, एक लाइन में, 2 लाइन में, ठीक है, अगर कोई समाधान पता है तो ऑब्वियस सी बात है जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेंगे या इन फैक्टर्स को मैनेज कर लेंगे तो जो इंक्रीजमेंट है वो क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, या विद प्रॉपर पॉलिसीज एंड विद गुड इंप्लीमेंटेशन, गुड डिजास्टर मैनेजमेंट, वी कैन इजिली या वी कैन मिटिगेट द कैजुअलिटीज। अगर आपको अच्छे पॉइंट्स याद हैं, कोई सेंडाई फ्रेमवर्क जैसा शब्द याद है तो वहां पे जोड़ सकते हैं, ठीक है, पर बहुत डिटेल नहीं करना है, 2 लाइन 3 लाइन, मैक्स टू मैक्स 4 लाइन, ठीक है, सफिशिएंट है अपने आप में कंक्लूजन, ठीक है। कोई बात कुछ जोड़ना है किसी को इसमें और? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन लिख लो, आप लोग कल लिख के लाइएगा, एक तो जो दूसरा नहीं लिख के लाए हैं वो सब लिख के लाइएगा। कौन सा वाला सवाल है, दूसरा वाला? हाँ, पहला वाला सवाल क्या था? तो जो पहला क्वेश्चन था सब लोग लिख लेंगे, कल आंसर राइटिंग करके लाइएगा। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाउ क्लाइमेट चेंज increase the impact of disasters in India. How climate change increase the impact of disasters in India. Define with some examples. हिंदी में लिख लीजिए, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार भारत में आपदा प्रबंधन के प्रभाव को बढ़ा सकता है। उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे आप लोग सोचिएगा, 2-3 पॉइंट जो हो सकते हैं, अगर क्विक मैं बताऊं तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन कर देंगे, क्लाइमेट चेंज को डिफाइन कर देंगे। फिर जो अभी हमने पूरा जो सवाल लिखा है इसमें जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट पार्ट है इसको 2-3 लाइनों में डिफाइन कर देंगे कि किस तरीके से इंडिया में डिजास्टर्स आते हैं, तभी हम रिलेट कर पाएंगे ना कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। और फिर जाकर के हमारा शुरू हो जाएगा मेन क्वेश्चन कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज बढ़ा रहा है। तो हिमालयन रीजन की बात आएगी तो ग्लेशियर्स क्या हो रही हैं, मेल्ट हो रही हैं। उससे कारण क्या हो रहा है, जो हमारी रिवर्स है उनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी फ्लो कर रहा है ड्यूरिंग द मानसून सीजन, क्योंकि तब मेल्ट भी होते हैं, पैरेलली बारिश भी हो जाती है, जो दुगना नुकसान कर रहा होता है हमको, ठीक है। ये एक कारण हो गया। इसी तरीके से अगर ओशन लेवल बढ़ेगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे जो लैंड एरिया कम होते चले जाएंगे, बहुत सारे शहर डूबने के कगार पर आ जाएंगे, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। मॉनसून साइकिल लगातार डिस्टर्ब हो रहा है हमारा, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही हैं, साइकिल लेट भी हो गया है, लेट इन द सेंस बारिश के टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, उसके बाद हो रही है, गर्मी के टाइम पे गर्मी नहीं हो रही है, देरी से गर्मियाँ होनी शुरू हो गई हैं। तो साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, डिजास्टर्स के ऊपर पड़ रहा है। फिर प्लस पैरेलली इसके साथ साथ जो अर्बनाइजेशन डेवलप हो रहे हैं,
ठीक है। अब शहरों में क्या हो रहा है, शहर क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं। पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो अल्टीमेटली इस चेन को, इसको चेन रिएक्शन में कन्वर्ट कर देगा। चेन रिएक्शन मतलब क्या होता है, ए का इफेक्ट बी, बी का इफेक्ट सी, सी फिर से ए को पुश कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे 4-5 पॉइंट जोड़ सकते हैं। 150 वर्ड्स, 150 शब्द में लिख करके लाना है। चलिए बढ़े आगे। मैंने कल बताया था, ठीक है। हाँ, तो सवाल है, पहला सवाल के 2 पार्ट्स है, मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूं, सबको ध्यान में आ जाएगा। बताइए क्या सवाल है। जी, हिंदी में बोलो बेटा सवाल। व्याख्यायित, वो एक ही बात है। भाई बातचीत नहीं करना। हाँ जी, क्या इसका आंसर लिख सकते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है, डिफाइन द हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी इन द रेफरेंस ऑफ डिजास्टर, आपदा के संदर्भ में संकट एवं असुरक्षा। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारे सवाल का, ठीक है। दूसरा बोला है, इन इंडिया द लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी इज वेरी हाई, भारत में असुरक्षा का स्तर क्या है, उच्च है। ये हो गया हमारे सवाल का दूसरा पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, और ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब क्या क्या आंसर कर सकते हैं हम, अगर हम इसकी थोड़ी सी बातचीत करें तो सबसे पहले हमको 2 शब्दों को डिफाइन करना है। पहला वर्ड कौन सा है, हजार्ड, या जिसको हमने बोला संकट। सबसे पहले हमें इसको डिफाइन करना। मैंने आपको शायद दूसरी ही क्लास के अंदर इसका डेफिनेशन और दोनों में डिफरेंस बताया था, हजार्ड और डिजास्टर में क्या डिफरेंस है। तो हजार्ड अपने आप में कोई डिजास्टर नहीं होती, हजार्ड डिजास्टर बन सकती है अगर हमने उसको मैनेज नहीं किया तो, ठीक है। तो हजार्ड को डिफाइन करना, इसके बाद किसको डिफाइन करना, डिजास्टर को, हाँ सॉरी क्या है अगला, वल्नरेबिलिटी।
असुरक्षा या vulnerability. Then we have to define the word vulnerability. कौन कौन वल्नरेबल है? ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? असुरक्षा। या एक और शब्द क्या बताया था मैंने इसके लिए? सुभेद्यता। अनुक्रिया तो रिस्पॉन्स होता है बेटा। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, पहले हजार्ड को बताना, इसके बाद वल्नरेबिलिटी, असुरक्षा या सुभेद्यता क्या है, इसको हमको डिफाइन करना है। यहां पर आकर के हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट पूरा होगा। इसके बाद फिर हमको करना है कौन कौन से फैक्टर्स है जो किसको बढ़ा देते हैं? वल्नरेबिलिटी को। ठीक है, अब ये आप में से कई लोगों ने भी आंसर किया था, जैसे दो तीन तो पॉइंट जो पहले हमने लिखे वो आ जाएंगे, पॉपुलेशन वाला आ जाएगा एक, फिर जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है, जैसे भारत में बहुत बड़ी पुअर पॉपुलेशन है। अब पुअर पॉपुलेशन नॉर्मली आपने देखा होगा कहाँ पर रह रहे होते हैं? नदी किनारे पर रह रहे हैं, वो ट्रेन के किनारे पटरियों पर झुग्गी में रह रहे हैं वो, है ना, फैक्ट्रीज के पास रह रहे हैं, इंडस्ट्रीज के पास रह रहे हैं वो, यानी कि जहाँ पर डिजास्टर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर एज वाला फैक्टर आ जाएगा कि भारत में बहुत बड़ी पॉपुलेशन कौन सी है, जो या तो बच्चे हैं या फिर सीनियर सिटीजन है, तो वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, हाई हैं। फिर इनकम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एयर पॉल्यूशन है, लेकिन देश की 80% पॉपुलेशन एयर पॉल्यूशन को पॉल्यूशन मानती ही नहीं है, या मानती है तो कुछ कर नहीं सकती उसके लिए। ठीक है ना, वो साफ पानी तो पी नहीं पा रहे हैं आरओ लेकर के, तो वो कहाँ से घर में लगाएंगे, क्या नाम है, हवा साफ करने की मशीन, क्या बोलते हैं उसको, एयर प्यूरीफायर। ठीक है ना, तो उनके पास वाटर प्यूरीफायर नहीं है, अभी एयर कहाँ से प्यूरीफाई करेंगे वो। ठीक है, अब कोई रह ही रहा है, जैसे मैं, आपने सीरियल्स में देखा होगा, हम लोग भी खूब देखते हैं जब जाते हैं सोशल वर्क वगैरह के लिए, कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो ट्रेन के साथ साथ रहती, ट्रेन के ट्रैक के साथ में रह रही होती है। ठीक है ना, रेल की पटरी के साथ में रहती हो। अब इमेजिन करो आप कि आप जहाँ पे जिस कमरे में सो रहे हो, आपसे 6 फीट की दूरी पर ट्रेन गुजर रही है, दिन में 10 ट्रेनें गुजर रही हैं 150 की स्पीड से, 100 की स्पीड से, आप कितने सिक्योर हैं? कुछ ही नहीं है। ठीक है ना, बारिश हो, आग हो, सबसे पहले इम्पैक्ट इसके ऊपर होता है। तो ऑब्वियस बात है, जो वीक इकोनॉमिक पॉपुलेशन होती है, ठीक है, तो इसमें सोशल बात वाली बात कर देना। सोशल में क्या आ जाएगा? सोशल के अंदर 3-4 तरह की चीज़ें आ जाएंगी। मैं अगर पॉइंट्स बनाना शुरू करूं, मान लीजिए, ठीक है, तो एक तो हो गया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में वही पॉइंट जो पहले दोनों लिखे थे हम लोगों ने, हाई डेंसिटी है और ग्रोइंग पॉपुलेशन है। दूसरा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, छोड़ो, दूसरा क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन में क्या आ जाएगा? जितनी भी वीक पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है, या जो सेमी अर्बन पॉपुलेशन है वो लगातार डिजास्टर प्रोन है। तीसरा क्या आ जाएगा? सोशल। सोशल में एक तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स यानी कि बच्चे आ गए, वरिष्ठ नागरिक आ गए, फिजिकली चैलेंज लोग आ गए, वुमेन्स आ गई, ये सब वल्नरेबल में आ गए। दूसरा, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एज, ये हमने कह दिया ऑन द बेसिस ऑफ एज और जेंडर। इसके बाद अब हर सोसाइटी के अंदर, इंडिया के अंदर कास्ट भी अपने आप में एक इशू है ना, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई लोअर कास्ट का है, सब जगह ऐसा नहीं है लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर है, ठीक है, तो नॉर्मली वो कम कंफर्ट जोन में रह रहा होता है। या अगर मान लीजिए एक स्टेट में किसी एक ही लैंग्वेज के लोग रह रहे हैं, कोई बाहर का बंदा होगा और अगर वो इकोनॉमिकली रिच नहीं है तो वो क्या होगा? बाकी सबसे कम कंफर्ट जोन में रह रहा होगा। अगर कोई डिजास्टर आती है तो पहली हेल्प किसको मिलेगी? अपने लोगों को, ऐसा वो लोग मानेंगे ना कि ये अपना आदमी है। वो लैंग्वेज के बेस पर हो सकता है, वो कास्ट के बेस पर हो सकता है, वो किसी और बेसिस पर भी हो सकता है। ठीक है, हम देखते ही हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं, साउथ इंडिया में देखा है अभी हम लोगों ने। ठीक है, तो ये सोशल आ गया। फिर चौथा क्या आ गया? एडमिनिस्ट्रेशन इशू। अब माने या ना माने, सच तो यही कि अभी भी प्रशासन का पहला सहयोग किसको मिलता है? जब कोविड आया था, है ना, एग्जाम्पल है बहुत अच्छा कोविड, तो उस टाइम पर सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा किसको हुई थी? तो जो डेली वेजेस पे कमाने वाले लोग थे, अपना स्थायी घर नहीं था, नौकरी छूट गई, घर छोड़ के भागना पड़ रहा है उनको। प्रशासन की पहली प्रायोरिटी कौन होते हैं ऐसे में? जो वहाँ के लोकल हैं, रसूखदार लोग हैं,
या प्रभावी लोग हैं, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ये तो अभी हो गया, हमने पॉपुलेशन के रेफरेंस से बात की सारी, इकोनॉमिक वो। इसके बाद चौथा पांचवा जो आपने पहले ही बताया हुआ है वो क्या आ जाएगा, तो लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस हो गया, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। बहुत जगह लैक ऑफ पॉलिसी भी होती है, हालांकि अब इंडिया में लगातार तेजी से कम हुआ है, तो लैक ऑफ पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो अलग एजेंसीज हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो ये सब पॉइंट्स मिलकर के क्या कर देंगे, वल्नरेबिलिटी को और बढ़ा देते हैं, जिससे और ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कल लिख करके लाएंगे। हाँ, अब ये क्या है, हजार्ड और वल्नरेबिलिटी मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ करके समझ लेना है। वल्नरेबिलिटी में भी लैक ऑफ पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन, व्याख्यायित, हो गया। चलो अभी कल आपको कुछ कंटेंट मैंने दिया था, तो वो आपको सबको मिल गया है क्या? क्या मिला था कल? 2 PDF। कौन कौन सी? एक तो मैगजीन मिली होगी, योजना मिली नहीं मिली? ऐसा कैसे होता कि एक को दी एक को नहीं दी? बाकी लोगों ने लिया नहीं होगा ना फिर। चलो अभी चेक नहीं करना है। अच्छा और क्या मिला है? तुम कह रहे हो 2 PDF। अच्छा ठीक है, चलो इसको हटा दूं। कल मैंने ये PDF भेजी थी, एक योजना मैगजीन तो गई ही थी, एक, ठीक है ठीक है, मैंने भेज दिया, रिमाइंड कर दूंगा मैं। ये एक PDF मैंने कल भेजी थी, यही है क्या? ये तो पहले ही चली गई आपके पास। एक मैंने नेशनल एक्शन प्लान भेजा होगा, आया था क्या? नेशनल एक्शन प्लान दिखाओ जरा, क्या आया है कल? कोई एक दिखाओ, सब मत दिखाओ। हाँ पकड़ो। हाँ ठीक है, तो ये तो एक ही PDF है ना, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग, DM2 के नाम से जो आई हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बारे में बताया हुआ है। इंडिया में हमने क्या काम करना शुरू किया उसके बारे में बताया हुआ है। NDMA कैसे काम करता है इसके बारे में बताया हुआ है, सब पहले दिया हुआ था। इसके अलावा जो मैंने योजना मैगजीन भेजी है हिंदी इंग्लिश में, जो हमने कल देखी थी, पढ़ा था जिसको कल हमने, वो मैंने भेज दी है, आपको मिल जाएगी वो भी, ठीक है। अब एक दो इश्यूज हैं, जैसे क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट पर जो आपकी किताबें हैं उसमें बहुत कंटेंट नहीं है ना? तो क्लाउड बर्स्ट क्या है, इस पे कुछ पढ़ा आप लोगों ने जाकर के? हिंदी में क्या बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट को? हाँ, बादल फटना, ठीक है। कई जगह पे इसके लिए एक शब्द लिखा होता है मेघ प्रस्फोट, है ना? हाँ, भारी सा शब्द होता है। तो पढ़ा जा करके क्या होता है एक्चुअल में, ये इस पे सवाल बना हुआ है मेंस के अंदर। कैसे करेंगे इसको, क्लाउड बर्स्ट को? मैंने बताया था NDMA के ऊपर इसके बारे में बाकायदा एक PDF पड़ी हुई है। अच्छा, NDMA किस किसने विजिट किया NDMA की वेबसाइट? नहीं कर पाए, समझ नहीं लगा सर क्या बताए है क्या? कहाँ, तुम रजिस्टर में खोल रही थी? ठीक है, उसकी वेबसाइट है NDMA की, मैंने बताया था, उसको विजिट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा क्लाउड बर्स्ट के बारे में लिख लो।
क्योंकि क्लाउड बस्ट पे टॉपिक बना हुआ है और लगातार हो रहा है इंडिया में, वो इवेंट उसके हो रहे हैं अलग अलग। हाँ, हेडिंग डालो, मेघ प्रस्फोट, मेघ प्रस्फोट, क्लाउड बर्स्ट। चलो डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे, मेघ प्रस्फोट क्या होता है जी? हाँ लिख लो, पहला बिंदु यही हो गया, पॉइंट्स में लिख लेंगे हम लोग। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। हैवी और एक्सेस रेन इन वेरी लेस टाइम, हिंदी में लिख लीजिए, अल्प समय में अत्यधिक या भारी वर्षा, अत्यधिक या भारी वर्षा, कॉमा, इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया, भारत के संदर्भ में, इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया, भारत के संदर्भ में, इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया 100 मिलीमीटर रेन इन 1 आवर, एक घंटे में, भारत के संदर्भ में एक घंटे में 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर रेन इन 1 आवर इज नॉन एज क्लाउड बस्ट। भारत के संदर्भ में एक घंटे में 100 मिलीमीटर की वर्षा मेघ प्रस्फोट कहलाती है, मेघ प्रस्फोट की घटना कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, दूसरा बिंदु, इन द रिसेंट ईयर्स, निकटतम वर्षों में, या कई बार लिखा होता है ना हाल के कुछ वर्षों में, ऐसे निकटतम वर्षों में, इन द रिसेंट ईयर्स, क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट्स increased in India with high intensity, क्या लिखा, निकटतम वर्षों में भारत में मेघ प्रस्फोट की घटनाओं इंटेंसिटी एवं तीव्रता, अच्छा थी तो पहले से ही, घटनाओं एवं तीव्रता में वृद्धि हुई है, एग्जाम्पल, उदाहरण लिख लीजिए, कोई सा एग्जाम्पल कौन लिख पाएगा? केदारनाथ कब हुआ था? 13। एकदम रिसेंट कौन सा है अभी? सिक्किम, ठीक है, सबसे रिसेंट है केदारनाथ, अब 1 दशक पहले हो गया सिक्किम। ठीक है, अभी सिक्किम में हुआ था 5-6 महीने पहले ही, मतलब ड्यूरिंग द मानसून सीजन ये हुआ था अभी। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाउड बर्स्ट इज एन
एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, मेघ प्रस्फोट एक वायुमंडलीय प्रक्रिया है। क्लाउड बर्स्ट इज एन एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, आगे बोल रहा हूं, मेघ प्रस्फोट एक वायुमंडलीय प्रक्रिया है। मेघ प्रोसेस which occurs ड्यू टू वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो विभिन्न जलवायवीय दशाओं के कारण होती है, जो विभिन्न जलवायवीय दशाओं के कारण होती है। इज एन एटमॉस्फेरिक प्रोसेस विच ऑक्योर्स ड्यू टू वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस कर लीजिए, फुल स्टॉप। कौन सी, कहाँ से शुरू करना है? जलवायवीय प्रक्रिया है। एक्चुअली ये इसलिए लिखाया है, पहले ऐसी मान्यता थी कि ये कोई दैवीय घटना है, ठीक है, जो आम जनता मानती थी कि भाई कोई गुस्सा हो गया है ना, हाँ, ऐसी एक जलवायवीय प्रक्रिया है जो विभिन्न वायुमंडलीय दशाओं के कारण होती है। हाँ, इसमें दे रखे कि मेघ प्रस्फोट नहीं दे रखा है, के कारण होती है। ठीक है, चेंज द मतलब नेक्स्ट पॉइंट, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट, दो प्रकार के मेघ प्रस्फोट हो सकते हैं या होता है। अब ये प्रकार के भी हैं और यही रीजन्स भी हैं, उससे कारण भी यही है, उसका टाइप या उसका कॉज, रीजन, सब कुछ यही है। ठीक है, ए बी कर लो। ए, हॉट वेट एयर, उष्ण आर्द्र वायु, हॉट वेट एयर, उष्ण आर्द्र वायु। अब थोड़ा सा ज्योग्राफी में वापस जाना पड़ेगा हमको। हम लोगों ने भूगोल पढ़ा हुआ था, ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो उसमें क्या होता है ज्योग्राफी के अंदर, रेन जब होती है तो क्या होता है, जनरल प्रोसेस रेन का क्या है? हाँ जी, कहीं पर लो प्रेशर होगा नीचे, तो जो एयर पैकेट होगा इसके अंदर क्या है, वाटर वेपर है, ये बादल मान लीजिए, मान लिया जाए, इसके अंदर वाटर वेपर है, इसका कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, क्या होगा, संघनन, कंडेंसेशन, यानी कि जो इसके अंदर हवाएं हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स में, जल की बूंदों में। अब अगर नॉर्मल सिचुएशन में ये होता है तो बारिश होती है, लेकिन जब वहां की एयर, मैंने अभी क्या बोला, हॉट, और दूसरा क्या बोला, वेट, यानी कि ये हवा बहुत गर्म है और किससे भरी हुई है, नमी से भरी हुई है। वेट है मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, ह्यूमिड है, आर्द्रता है। ठीक है, और किसी जगह पर पर्वत के ढाल के साथ, क्योंकि नॉर्मली ये कहाँ पर होता है, माउंटेन्स पर होता है, अचानक से इसको बहुत ऊपर उठना पड़े, तो ऊपर कैसे उठना पड़ेगा, ये जो एयर पैकेट था या जो क्लाउड था ये इजीली मूव कर रहा था, रास्ते में कौन आ गया, माउंटेन आ गया। अब इसकी स्लोप के साथ ये क्या होगा, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठेगा, तो बहुत तेजी से ऊपर उठेगा तो बहुत स्पीडली क्या हो जाएगा, इसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, और बहुत जल्दी ही जो उसकी सैचुरेशन लिमिट थी वो पूरी हो जाएगी और बारिश शुरू हो जाएगी। तो जो बारिश धीरे धीरे मतलब जलवाष्प कन्वर्ट होता पानी की बूंदों में, वो पूरा प्रोसेस बहुत कम टाइम में हो गया। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? कोई एयर पैकेट जो क्या है, गर्म और आर्द्र है, हॉट वेट है, जब वो किसी माउंटेन के स्लोप के साथ बहुत स्पीडली ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करेगा, ग्रो नहीं अपलिफ्ट करेगा, ऊपर की ओर उठेगा,
तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, तेजी से कम होगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस बहुत तेजी से हो जाएगी, ये सैचुरेट हो जाएगा, हिंदी में संतृप्त हो जाएगा, यानी कि जितनी इसको नमी चाहिए पूरी इसके पास हो गई, ठीक है। और फिर वहां पर ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश कर देगा। यही प्रोसेस क्या कहलाएगी, क्लाउड बर्स्ट, मेघ प्रस्फोट है, बादल फटना। समझ में आई बात, कुछ कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, कुछ समझ में आया? ठीक है, लिखो इसमें, इसी में लिख लो एक दो लाइनें। आप लोगों का उत्तर और आपके चेहरे के भाव मैच नहीं करते हैं कभी कभी, है ना। लिख लीजिए, इन माउंटेनियस रीजन या इन माउंटेन रीजन, पर्वतीय क्षेत्रों में, इन माउंटेन रीजन, इन माउंटेन रीजन विंड अपलिफ्ट स्पीडली, पर्वतीय क्षेत्रों में वायु तेजी से ऊपर उठती है, तेजी से ऊपर उठती है, एंड ड्यू टू लो टेम्परेचर, निम्न तापमान के कारण, एंड ड्यू टू लो टेम्परेचर, निम्न तापमान के कारण, ड्यू टू लो टेम्परेचर, relative humidity increase speedily, which cause heavy rain, पूर्ण विराम। हिंदी में कहां तक पहुंचे, उच्च तापमान के कारण सापेक्ष आर्द्रता की गति तीव्र हो जाती है, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की गति तीव्र हो जाती है, जिससे उच्च वर्षा होती है। अब यहां पे शब्द मैंने बोला है सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। व्हाट डू यू मीन फ्रॉम दैट, हमने पहले पढ़ा हुआ है। करेक्ट, ठीक है ना। कोई भी जो एयर पैकेट है उसके अंदर उसकी कितनी कैपेसिटी है कंज्यूम करने की वाटर वेपर या ह्यूमिड को, ठीक है, और जितनी कैपेसिटी है उतनी फुलफिल हो गई कि नहीं हो गई है। तो अगर एयर नीचे होती है तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती रहती है, लेकिन जैसे ही एयर ऊपर गए तो टेम्परेचर क्या हो गया, क्योंकि हाइट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज होते ही उसकी जो कैपेसिटी थी कैरी करने की वो क्या हो गई, कम हो गई, तो तुरंत वो क्या हो गई, सैचुरेट एयर हो गई, संतृप्त वायु कहते हैं इसको, ठीक है ना। एयर सैचुरेट होते ही कंडेंसेशन प्रोसेस बहुत स्पीडली हुआ और वहां पर बारिश हो जाएगी। ये नॉर्मली पहाड़ों पर ऐसा होता है। कोई कंफ्यूजन? बी सेकंड, लिखिए बी में हैवी रेन, उसका हेडिंग ये हैवी रेन। जैसे पहले में हमने क्या किया था, हॉट वेट एयर, इसको हम कहते ही हैवी रेन है। हैवी रेन स्लैश रेन बर्स्ट भी कहीं के कहते हैं, रेन बर्स्ट भारी वर्षा, या स्लैश करके कर लो वृष्टि प्रस्फोट, रेन बर्स्ट वृष्टि प्रस्फोट। ठीक है, इसमें लिख लीजिए दिस सिचुएशन डेवलप ड्यूरिंग फ्रंटल रेन, दिस सिचुएशन डेवलप ड्यूरिंग फ्रंटल रेन। ये स्थिति वाताग्री वर्षा के दौरान बनती है, वाताग्री वर्षा के दौरान बनती है। हाँ, वाताग्री वर्षा, जब फ्रंट बनते हैं ना, फ्रंट में क्या होता है, दो अलग अलग टेम्परेचर की एयर पैकेट्स आपस में मिल जाते हैं, एक हॉट है और एक
कोल्ड है। तो जब वो आपस में मिलते हैं तो सिचुएशन में क्या होगा कि वहां पर भी जब जो फ्रंटल रेन होती है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वो अलग बात है कि नॉर्मली लैंड पर फ्रंटल रेन कम होती है कंपैरेटिवली। तो ये दो तरीके हैं। इंडिया के अंदर हिली वाला सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जो इंडिया में मानसून क्लाउड बर्स्ट होता है, कौन सा मिलता है हमको? हिली रीजन्स के अंदर, ड्यू टू हॉट एयर, हॉट वेट एयर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रभाव, किसका प्रभाव? क्लाउड बर्स्ट का। अब इम्पैक्ट आप सबको पता ही है, 2-3 पॉइंट्स में अभी किसी ने लिखा भी था आंसर के अंदर। इम्पैक्ट मैं भूल गया हूं एकदम किसने लिखा था। ठीक है, लिख लीजिए। पहला, फ्लड, बाढ़, तुरंत बाढ़ आती है। नॉर्मल में क्या होगा, हमको दिखता है बाढ़ आती हुई, नदी के अंदर पानी भर गया है, तो नदी जहां से चल रही है वहां पहले ज्यादा पानी होगा, फिर उससे आगे ज्यादा पानी होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा। एक शहर है जहां पर क्लाउड बर्स्ट हो गया तो एक झटके में उस शहर के अंदर ऊपर से पानी गिर गया, कई हजार लीटर, कई लाख लीटर पानी। ठीक है, तो बहुत स्पीडली फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी। पहला हो गया फ्लड या बाढ़। दूसरा, नहीं, लैंडस्लाइड्स। हाँ, लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, वो सब भी होगा। भूस्खलन, लैंडस्लाइड, और फ्लड ऑफ सेडिमेंट्स या अवसादों की बाढ़। अब ये फ्लड ऑफ सेडिमेंट्स क्या होता है? जो सिक्किम में हुआ था एग्जैक्ट सिचुएशन। तो नॉर्मली क्या होगा, लैंडस्लाइड में तो फिर भी क्या होता है कि पूरा जमीन खिसक के नीचे आ जाता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो उसने जो ऊपरी क्रस्ट थी उसको तोड़ मरोड़ दिया है। अब वो सारा सेडिमेंट बन गया जो उस पानी के साथ क्या करेगा, फ्लो करना शुरू करेगा। तो वो जो फ्लड होगी, वो फ्लड जो होगी, अगर उसमें पानी कम भी है, सेडिमेंट मूव कर रहा है, वो और खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि लगातार डिस्ट्रक्शन करना शुरू करेगा। वो जो भी रास्ते में आएगा उसको तोड़ना फोड़ना शुरू करेगा, तो वो और डेंजरस हो जाता है। ठीक है, तो फ्लड ऑफ सेडिमेंट या अवसादों का की बाढ़ या अवसादों का बहाव भी कह सकते हैं, ऐसा शब्द भी मिलता है। नेक्स्ट, क्या? नहीं, सुनामी नहीं होगी बेटा। सुनामी तो एकदम ओशन, सुनामी केवल और केवल ओशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब हिमालय में सुनामी आ सकती है? कोई चांस नहीं है। ठीक है, सुनामी का मतलब क्या होता है? द लिटरल मीनिंग ऑफ सुनामी मैंने लिखाया हुआ है, सू प्लस नामी। सू मीन्स हार्बर, नामी मीन्स द वेव्स, है ना। तो वो वेव्स जो किधर से आ रही हैं, हार्बर की तरफ से लैंड पर आ रही हैं, यानी ओशियन से जो वेव्स आ रही हैं उनको सुनामी कहते हैं। ठीक है, खैर सेकंड लिख लो, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लिख लो। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं का विनाश। ब्रिजेज हो गया, रोड्स हो गई, रेलवे ट्रैक्स हो गए। अब मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, आप लोग लिख ही लेंगे अपने आप ही, है ना। ब्रिजेज, पुल, सड़कें, रेलवे ट्रैक्स, रेल पटरियां। ह्यूमन, नेक्स्ट लिख लो ह्यूमन कैजुअलिटी। ह्यूमन कैजुअलिटी, नेक्स्ट हो जाएगा जो केदारनाथ में हुआ था, कि जो मानव जीवन की हानि, ठीक है ना। जो केदारनाथ में हुआ था वहां पे क्या था कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, क्लाउड बर्स्ट के कारण एक लेक फॉर्म हो गई और फिर उस लेक का जो बाउंड्री थी वो टूट गई। ठीक है, तो वो डबल खतरनाक हो गई थी। एक तो क्लाउड बर्स्ट अपने आप में इवेंट हुआ, लेक बन गई, फिर जब वो लेक फट गई वहां से तो उस लेक ने भारी तबाही मचाई थी। यानी कि वहां का जो ग्लेशियर है, वहां का जो माउंटेन है, उसको मूव करने की सिचुएशन भी की पावर भी रखता है क्लाउड बर्स्ट। तो अगला लिख लीजिए, इन द हिली रीजन, पर्वतीय क्षेत्रों में, इन द हिली रीजन cloud burst, in the hilly region cloud burst
impacted the glaciers, comma glacial lakes, which makes this more dangerous. ग्लेशियर कॉमा ग्लेशियल लेक्स विच मेक्स दिस मोर डेंजरस. हिंदी में क्या लिखा? पर्वतीय क्षेत्रों में मेघ प्रस्फोट हिमनद एवं हिमनद झीलों को प्रभावित करते हैं, जिससे यह अधिक खतरनाक हो जाता है. हिमनद यानी ग्लेशियर एवं हिमनद झीलों को प्रभावित करते हैं, जिससे यह अधिक खतरनाक हो जाता है. ठीक है. उदाहरण केदारनाथ. केदारनाथ ट्रेजेडी 2013, केदारनाथ की त्रासदी 2013. ठीक है. तो ग्लेशियर भी मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस तुरंत हो जाता है. या कहीं पर अगर ग्लेशियर लेक्स बनी हुई है, उसकी झील बनी हुई है, तो वो भी बर्स्ट हो सकती है. अब कोई पूछेगा इंडिया में कहाँ आता है, ये इंडिया में क्लाउड बर्स्ट कहाँ होता है? तो हिमालयन रीजन में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और महाराष्ट्र, जो वेस्टर्न घाट से लगा हुआ इलाका है ना, लिख लो. डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, यही बोलेंगे ना? हाँ, भारत में वितरण. तो पहला लिख लो हिमालयन, नॉर्दर्न हिमालयन रीजन, उत्तरी हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, ये तीनों राज्य जो हमारे हैं, कॉमा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और तीसरा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मुंबई, पुणे एसेट्रा. महाराष्ट्र में ही कुछ रीजन्स में ही लिमिटेड है ये, बाकी जगह नहीं होता है क्लाउड बर्स्ट, क्योंकि मैक्सिमम हाइट वेस्टर्न घाट की इसी इलाके में पाई जाती है. कोई कंफ्यूजन इसमें अभी? ठीक है. कल कौन सा दिन है? कल हम डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में जो हमने 3 टर्म्स पढ़े थे, ठीक है ना, बिफोर डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर, उस पर कुछ चीज़ें लिखेंगे जो मुझे लग रहा है ज़रूरत है लिखाने की. ठीक है. उसके बाद कोई डाउट वगैरह होगा तो करेंगे. एक इसमें आर्टिकल दिया हुआ है, ये जो सेकंड वाला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, यानी सतत विकास और आपदा जोखिम प्रबंधन. तो उस पर भी सवाल बनने की पॉसिबिलिटीज होती हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है. तो एक टर्म होता है, उसको हम B3 कॉन्सेप्ट कहते हैं, बिल्ड बैक बेटर. ठीक है. यानी कि डिजास्टर के बाद बहुत अच्छा निर्माण किया जाए. उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे. फिर हमारा ये होपफुली कल या नेक्स्ट क्लास में ये सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. इसके बाद कुछ डाउट्स वगैरह अगर होंगे इसमें या एनवायरनमेंट पे, तो वो हम क्लियर कर लेंगे. ठीक है जी, मिलते हैं. गुड डे. कल सबको लिख करके लाना है.